chapter that we are going to start is the haloalkanes and the haloarenes. ये बच्चा haloalkanes and the haloarenes, this is the first chapter of the organic chemistry in the 12th. ठीक है. बाकी एक very very important information आज का जो section होगा, because we have done here the 11th portion of organic. तो आज का lecture general होगा जो GOC के अंडर आता है, जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ कुछ मेन बातें बताऊंगी. एंड दैट यू हैव टू, मैं तो ये बोलूंगी या तो उसे साथ साथ लिख लो या रिकॉर्डिंग देख के उसे लिख लेना. वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो एज इट इज आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, सीधा ही मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लेना और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. मुझे अनम्यूट करके उस टाइम बोल देना है कि मैम यहाँ से रुक जाओ, यहाँ पे समझ नहीं आया या आप फास्ट जा रहे हो. ओके, यस मैम. गुड गोइंग, गुड गोइंग. तो मैं यहाँ पे टॉपिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बाकी आप समझदार हो, आपको मैंने बता ही दिया है कि इसमें थोड़ा सा जनरल चलेगा. चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर न्यू स्टार्टिंग. तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे, हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी नाम आता है ना, whenever you talk of the organic chemistry ना, तो तुम्हारे दिमाग में बच्चा जी आना चाहिए कार्बन. क्या आना चाहिए बच्चों? कार्बन आना चाहिए. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स स्टडी. कार्बन और इसके कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, पहली बात. आपको पता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो मुझे अप्रोक्स नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब गैप नहीं रखा गया है, ये फिल हो गया है. अपने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं अप्रोक्सीमेट. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? पता है ना सभी को बेटा जी? यस मैम. चलो, वेरी गुड. तो आप सोचो कि 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट जो कि कार्बन है, उसकी उसके कंपाउंड्स के साथ स्टडी को, मतलब उसके जो कंपाउंड हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड किसके साथ मिलके बनते हैं वो अगली लाइन में आएगा, उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक में लेते हैं. और कार्बन को छोड़ के अगर मैं 118 में से 1 हटा दूं तो 117 एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री की स्टडी है, दैट कम्स अंडर द, कौन सा पोर्शन होगा बच्चा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये कि कार्बन में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो लिविंग चीजों में, मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को भी बोलते हैं ये. अच्छा चलो, ये तो मैडम हमें समझ में आ गया कि जहां पे भी कार्बन आ गया या इसके कंपाउंड्स आ गए तो इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. अब कार्बन कंपाउंड किस किस के साथ बनाता है? तो यहाँ पे इस टाइप के आप बॉन्ड पढ़ोगे. टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या पढ़ोगे? सबसे पहला बॉन्ड तो आप पढ़ोगे यहाँ पे सी सी बॉन्ड. ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे बच्चा, मैं यहाँ पे वैलेंसी इसमें छोड़ देती हूँ, बट आप समझ रहे हो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसलिए जब कुछ नहीं लगा हुआ तो हम ऐसे लाइंस लगा के वैलेंसी बना देते हैं. तो एक कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो सकता है. ठीक है, ये 2 टाइप के बॉन्ड हम इसमें पढ़ेंगे. बाकी ना एक आपको सन वर्ड याद रखना है. सन होता है ना, SON, सन वाला. कार्बन का सल्फर के साथ भी बॉन्ड बन सकता है, कार्बन प्लस सल्फर हो सकता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. अच्छा, मैं प्लस नहीं लिखूं, प्लस लिखूंगी तो मैं आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब इनके साथ भी बॉन्ड हो सकता है. अब देखो, जैसे हम कोई फैमिली है, मान लो हमारी फैमिली में कौन होते हैं? मम्मा पापा, हमारे सिबलिंग्स, या किसी किसी में चाचा चाची, या बड़े पापा, या दादा दादी, ये फैमिली होती है. अगर हमारी फैमिली में कोई बाहर से आ जाता है, कोई रिलेटिव, तो वो हमारा ऑड वन आउट हो गया ना. इसी तरह ये फैमिली के मेंबर तो ये हैं. अब ये वाले जो एटम है ना बच्चा, ये बाहर के एटम है, इसको बोलते हैं हेटेरो एटम्स. ठीक है, तो जब भी कार्बन के बॉन्ड सल्फर के साथ बनेंगे, कार्बन के बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेंगे, कार्बन के बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेंगे, तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि हेटेरो एलिमेंट आ गया, हेटेरो एटम्स आ गए. और इसके साथ एक और है जो है एक्स. एक्स किसका सिंबल होता है बेटा, बताना जरा. हम हैलोजेंस. हाँ, हैलोजेंस. कौन कौन सी हैलोजन होती हैं बताओ? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हैलोजन? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये बोलना पड़ेगा ना तुम्हें.
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये टाइप के बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये इतने टाइप के बॉन्ड्स को हमें स्टडी करना है, ये कंपाउंड्स को हमें स्टडी करना है। तो थोड़ा सा इनके नेचर भी देख लेते हैं, रेड कलर यूज कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आपका बॉन्ड सी और सी में है तो उस बॉन्ड की नेचर क्या होगी, वेदर इट इज अ पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड, बताओ तो जरा मुझे। नॉन पोलर। शाबाश, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बच्चा जी? नॉन पोलर का मतलब होता है नो चार्ज सेपरेशन, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज सेपरेशन। नो चार्ज सेपरेशन भी इसको लिख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं 100% कोवेलेंट है ये। कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला, तो जो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दैट इलेक्ट्रॉन लाइज एग्जैक्टली एट द सेंटर। ये दो बड़े ईमानदार फ्रेंड्स हैं, वैसे तो एक जैसे हैं, एक ही हैं, मुझे एक जैसे भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये शेयरिंग सेफ है, जैसे आप बिजनेस करते हो किसी एक ऐसे फ्रेंड के साथ जो बिल्कुल लॉयल है आपसे, तो वो आपकी शेयरिंग सेफ है। अगर आप कोई क्लेवर आपका फ्रेंड निकल जाता है तो वो मतलब आपसे ज्यादा उस यू कैन से मनी को विड्रॉ करे, तो भी पोलराइजेशन हो गया, हम बोलते हैं ना लाइफ में भी। तो इसका मतलब है चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा अगर कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड है तो वो कैसा होगा बताओ, क्या लग रहा है, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन? पोलर। पोलर। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर पोलर देते हैं, बट एक बात मैं बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक किया ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हैलोजन मत समझिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम आज ऐसा करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल ना थोड़ा सा टेढ़ा एक्स बना देंगे, थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला एक्स ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया करो जो डिजाइनर है, और ये जो बेचारा सिंपल सा है इसको हैलोजन पढ़ लिया करें। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना बहुत कम डिफरेंस है, 0.2 का। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी जिंदगी में भी तुम इस बॉन्ड को ऐसे मत समझना कि कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन एसिडिक चला जाएगा। इसको हम लिख देते हैं ऑलमोस्ट नॉन पोलर। वो आपकी बात सही है, कंप्लीटली नॉन पोलर तो नहीं है, थोड़ा बहुत पोलर है, और हम इसको नाम देते हैं ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ये मैंने यहाँ पे लिखवाने का क्या मतलब है, जब भी तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तुम गलती से भी इसको ऐसे मत कर देना कि कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया, क्योंकि कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रखता है हाइड्रोजन से। तो ये दोनों बॉन्ड सेफ बॉन्ड हैं, मतलब इनमें शेयर्ड पेयर सेंटर में ही रहेगा। हाँ, ये वाले जो हैं आपके, इन सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ खिसक जाएगा? हिट्रो एलिमेंट की तरफ। किसके तरफ चला जाएगा बेटा? हिट्रो एलिमेंट की तरफ। तो ये जब भी बॉन्ड होगा ना कार्बन का इसके साथ, ये सारे बॉन्ड कैसे होंगे? ये सारे बॉन्ड होंगे मैम, पोलर और नॉन पोलर बता दो। ठीक है वेदांत, बताती हूँ। ये होंगे आपके पोलर, ठीक है। पोलर का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन आएगा जिसमें। अब चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है कि आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया कोवेलेंट बॉन्ड में, आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया इन द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब जिन बच्चों को तो ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, जिनको नहीं समझ आई उनको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। पोलर नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है? देखो बेटा, पोलर वो नॉन पोलर होता है जैसे आपके पास कुछ होमो डाई एटॉमिक स्पीशीज है, मान लो होमो डाई एटॉमिक स्पीशीज। होमो का मतलब हुआ सेम, है ना, जिसमें सेम सेम है एलिमेंट, जैसे H2, Cl2, Br2, O2, N2, ये तो सेम सेम में बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन में बॉन्ड है, ये क्लोरीन में बॉन्ड है, ऐसे ही बाकी बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड कैसे बने होंगे वेदांत? एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला होगा, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला होगा। पर ये जो दोनों का शेयर्ड पेयर है ना, ये बिल्कुल सेंटर में रहता है। शेयर्ड पेयर लाइज एट द सेंटर बिटवीन टू
ज्वाइनिंग एटम्स, है ना, दो ज्वाइन करने वाले एटम के सेंटर में रहता है, तो सेफ शेयरिंग बोलते हैं इसे, मतलब किसी साइड भी खिसका नहीं है, तो इसको बोलते हैं 100% कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। 100% कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोई चार्ज नहीं आया, नो चार्ज, प्लस माइनस नहीं आते, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई, नॉन पोलर सॉरी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब अगर आपके पास बॉन्ड बनेगा हिट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, अब हिट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? हिट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे बच्चा H और Cl ले लिया तुमने, N और O ले लिया तुमने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लिया, ऐसे जो बॉन्ड ले लिए। अब इसमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना, क्लोरीन की। तो वैसे तो पहले तो इन्होंने ईमानदार बॉन्ड बनाया था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने डाला था, बट अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ खिसक जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये इसको कंप्लीटली लेके भाग जाता है, मैंने ये कहा है कि ये इसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ डिस्प्लेस हो गया ना बेटा, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल का मतलब होता है स्मॉल, और इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट हो गए। तो आपके पास ये वाले जो बॉन्ड हैं ये आ गए पोलर। जब आपके पास देखो चार्ज डेवलप हो गया, जिसकी तरफ गया इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे पार्शियल नेगेटिव होगा, जिससे गया है वहां पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, और चार्ज आ गया, चार्ज डेवलप्ड। ठीक है, अब ये 100% कोवेलेंट नहीं है, अब इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया? आयोनिक कैरेक्टर आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे आयोनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक कैरेक्टर आ गया कोवेलेंट बॉन्ड में, इसलिए ये जो आपका बॉन्ड है ये क्या बन गया? पोलर बन गया। ठीक है, तो ये आपके पोलर होते हैं और ये आपके नॉन पोलर होते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि अगर आपको ये समझ आ गया था बच्चों, तो ये वाले बॉन्ड नॉन पोलर हैं, सी सी में बना है, सी एच में भी मैंने ऑलमोस्ट नॉन पोलर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम था, कार्बन हाइड्रोजन से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता, और ये सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, इसलिए ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे और पार्शियल नेगेटिव हो जाएंगे, इसके कंपैरिजन में कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पोलर आ गए। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया? थम्स अप दो मुझे अगर समझ में आ गया तो, वर्चुअल थम्स अप बोल सकते हो। और हाँ सिमरन पूछो बच्चा। अच्छा, शायद आप मुझे ओके बोलना चाहते हो कि समझ में आ गया। ठीक है, चलो गुड। तुषार को समझ में आ गया। वेदांत आपको क्लियर हो गया बेटा? वेदांत बच्चे क्लियर हो गया तुम्हें? यस मैम, ओके ओके, गुड गुड गुड। चलो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा पहला लेक्चर स्लो ही लूंगी क्योंकि थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक का बेस बन जाए। अभी हमें ये समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक में पढ़ना क्या है ना। ऑर्गेनिक में एक कार्बन के कंपाउंड को पढ़ना है, जो एक तो हिट्रो हो सकते हैं, एक फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर कौन है बच्चों? फैमिली मेंबर है CC और CH, ये तुम्हारे घर के मेंबर है, मतलब ऑर्गेनिक के घर के मेंबर हैं। ठीक है ना, ये आपकी फैमिली में है, और हिट्रो आ गए सन वाला फार्मूला और एक्स। चलो अब हम आगे ऐसा लेते हैं, कहाँ पहुंच गए हम? यहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। वाई कार्बन इज सो यूनिक? क्यों भाई कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना देता है कि इसकी पूरी ब्रांच ही बन गई, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कौन बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा? तुमने अभी 11th का एग्जाम लिखा है ना, वाई यू आर सेंडिंग मी द आंसर? आप बता सकते हो ना अनम्यूट करके, टेक इट जस्ट लाइक योर ऑफलाइन क्लास, तभी इंटरेस्ट डेवलप होगा क्लास में। और ऑर्गेनिक में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट। ठीक है, हम लिख के नहीं जा सकते हैं बच्चों। वाई कार्बन इज यूनिक एंड फॉर्म्स, एक आंसर आया है मेरे पास वेदांत का,
Why the carbon is unique and forms so many compound. Carbon can bond together to form the very long durable carbon chains that have the branching or the ring. चलो बहुत लंबी कहानी लिखी है थाउजेंड ऑफ द कार्बन एटम अविनाश जी ने. फॉर्म द डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. इसका क्या रीजन है? देखो चलो मैं तुम्हें ना यहाँ पे 3-4 पॉइंट बताती हूँ. सबसे पहली बात तो है, अगर तुम मेटल्स की बात करते हो, देखना हाँ ध्यान से सुनना, ये मैं लिखूंगी नहीं. मेटल में, एल्कली मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताना जरा मुझे. काव्या, काव्या शर्मा, एल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? अरे तुम बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा. एल्कली मेटल ग्रुप 1 को बोलते हैं. वेदांत कहाँ पहुंच गए तुम? ये 4 थोड़ा होते हैं. मैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम की बात कर रही हूँ. सिमरन का आंसर आया +1. तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछते हैं ना तो प्लस नहीं लगाते, तो 1 ही होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी 1 होती है. जब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं तो आपके पास प्लस माइनस आता है. तो सबसे पहले तो एल्कली मेटल्स जो हैं उनमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. दीपाल सही है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होता है. एल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. काव्या सही है. ठीक है. अब आ जाओ पी ब्लॉक में. बोरॉन फैमिली के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तुम अपने आप सोचो, जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आसान है ये. वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके पीछे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है. 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. अब कार्बन फैमिली को जरा छोड़ो. फिर आ गया आपका 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18. जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन के लिए. और जिसके वैलेंस शेल में क्या है बच्चा जी, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन फैमिली, वो 2 गेन कर लेगा. जिसके वैलेंस शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन, 1 गेन कर लेगा. प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम है कार्बन फैमिली के साथ. तुमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखा. हाँ, बी ऑन म्यूट. क्या हो गया? अगर आप म्यूट पे नहीं रहोगे तो सारी क्लास डिस्टर्ब होगी और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आप लोगों से. तो इसलिए तो बोला गया तुम्हें म्यूट पे रहा करो. चलो बाय मिस्टेक हो गया तो इट्स ओके, बट बी ऑन म्यूट. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2s2 एंड 2p2. अपने आप तो देखो कार्बन के पास क्या स्पेशल थिंग है. ये आ गया तुम्हारा 2s2 और ये आ गया तुम्हारा 2p2. दिस इज 2s एंड दिस इज 2p. ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब क्या होगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में ना एक एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि रूम टेम्परेचर से ही. ऐसा नहीं है कि हमें उसे बहुत हीट करना पड़ता है. अब मीथेन की फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर पे ही होती है, कार्बन और हाइड्रोजन को गर्म करके थोड़ा होती है. तो इसका मतलब है कि इसको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी मिलने पे, क्योंकि ये गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहता है, पहले ही भाग गया. तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया. अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास तो दोनों ऑप्शन है, 4 लूज करना और 4 गेन करना. दोनों ही डिफिकल्ट टास्क है. 4 लूज करने के लिए बहुत सारी आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी. 4 गेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और बहुत सारी रिपल्शन होगी आने वाले इलेक्ट्रॉन में. तो कार्बन के केस में कोई भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता. तो कार्बन सबसे पहला एलिमेंट था जो बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स. कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड हैज टेट्रावेलेंसी. ये मैं मेन ग्रुप एलिमेंट की बात कर रही हूँ, एस और पी की. डी में तो आपको बहुत बहुत वैलेंसी मिल जाएगी. टेट्रावेलेंसी. किसी एक बच्चे ने भी ये पॉइंट नहीं लिखा कि कार्बन मैडम टेट्रावेलेंट है. टेट्रावेलेंट. अब टेट्रावेलेंट होने से क्या होता है, एक तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है. टेट्रावेलेंट है तो टेट्रावेलेंट होने की वजह से 4 मोनोवेलेंट एटम के साथ. मोनोवेलेंट एटम का क्या मतलब हुआ? मोनो मतलब एक वैलेंसी वाला. 4 हाइड्रोजन एटम के साथ हाइब्रिडाइजेशन के बाद, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तुम सब पढ़ चुके हो, ये बॉन्ड बना लेता है. तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बना लेता है. ये टेट्रावेलेंट है और can combine with the 4 monovalent atoms. combine with the, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना. 4 मोनोवेलेंट एटम्स, पहली बात. ठीक है. ये दूसरा, जैसे कि एक बच्चे ने लिखा भी है
कि कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक की कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन किसको बोलते हैं बेटा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है खुद से बॉन्ड बनाता है। जैसे कि अविनाश ने लिखा था, बड़ी बड़ी चेन मिल जाती हैं, C30, C40, इवन की बकमिंस्टर फुलरीन पी ब्लॉक में मैं पढ़ाऊंगी आपको, वहां पे तो C60, C70, C120, इतने सारे कार्बन की भी फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर्स बनती है। ठीक है, तो ये कैटिनेशन शो करता है, ये भी इसका फायदा है। तो अब इतने सारे कार्बन से जुड़ेगा तब भी तो कितने कंपाउंड बनेंगे, 4 4 बॉन्ड बनाएगा तब भी कितने टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे। और तीसरी बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कार्बन कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, या मल्टीपल बॉन्ड को तुम क्या लिख सकते हो, चलो मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में इसको आगे लिखवा देती हूँ। मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, है ना, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज it can easily undergo p pi p pi, it can easily undergo p pi p pi overlap। कार्बन है भाई छोटा, स्मॉल साइज का, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि पी पी का ओवरलैप होता है। देखो ये वाला बॉन्ड तो तुमने सुना ही है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या कहलाएगा, एल्केन, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, 3 वैलेंसी हमने छोड़ दिया। अब ये कार्बन का डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या कहलाएगा, एल्कीन। हाँ एल्कीन। अब एल्कीन में जब 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा कौन सा होगा, पाई। अब पाई बॉन्ड कैसे बना होगा बेटा, पहले तो देखो सिग्मा बना होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर भी एक पी ऑर्बिटल होगा, इसके ऊपर भी एक पी ऑर्बिटल होगा, तो पी पी आपस में क्या कर लेंगे, इसी को मैंने ऊपर लिखा है पी पाई बॉन्डिंग, तो एक पाई बन गया देखो। और क्या हो सकता है, और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, अल्काइन। हाँ बिल्कुल सही। तो ये क्या बना तुम्हारा, एल्काइन बना। अब एल्काइन की क्या स्ट्रक्चर होगी, सी और सी में एक तो सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इसमें दो दो सेट ऑफ पी है, पहले तो एक ऐसा पी होगा, एक पाई ये बन गया, एक इस तरीके का पी होगा, देखो इस तरीके का लगा दो, एक पाई ये बन गया, ये सब पढ़ चुके हैं हम बॉन्डिंग में। तो ये एल्काइन भी बना सकता है। अब अगर बड़ा एटम होता जैसे एल्कली मेटल्स हैं, क्या फिर वो पी पाई ओवरलैप कर पाता, उसमें रिपल्शन नहीं आता, इसमें तो रिपल्शन नहीं आता, इसलिए ये इजीली पी पाई ओवरलैप भी कर सकता, तो इसलिए भी इसके ढेरों सारे कंपाउंड बन जाते हैं। ये समझ में आए बेटे तीनों पॉइंट, हाँ जी नहीं जी, फिर से देख लो। सबसे पहले तो ये टेट्रावेलेंट है, उसके बाद कैटिनेशन शो करता है, उसके बाद पी पाई ओवरलैप शो करता है, और फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ पॉइंट ये आ जाएगी कि कार्बन कैन फॉर्म, मैं इसको ए बी करके लिख देती हूँ, डिफरेंट पॉइंट्स नहीं बनाती क्योंकि पॉइंट्स बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, हमें बस समझ आना चाहिए। कार्बन कैन फॉर्म द रिंग कंपाउंड्स ऑल्सो, रिंग या साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा मुझे बताना कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए कि रिंग बनेगा, मैम 6। अरे ये सही आंसर नहीं है, दोबारा से सोच बच्चा, कितने मिनिमम कार्बन एटम हो कि रिंग बन जाएगा, मैम 3। फिर से बता। आपका जो आंसर है ना वो एरोमेटिक का आंसर है, वो मैं आगे पूछूंगी। अविनाश का आंसर सही है 3 का। देखो एक कार्बन का रिंग नहीं बन सकता, 2 कार्बन का रिंग नहीं बन सकता, पर 3 कार्बन एटम होना तो उसमें इस तरह से रिंग बन जाएगा, CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन एटम से रिंग बनता है। साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसे, साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का मतलब कि 3 कार्बन एटम है। एन क्यों लगाया बच्चों मैंने, हाँ सिंगल बॉन्ड है। अब देखो बेटे इसको ना ऐसा भी लिख दो सिंपल ट्राइंगल, समझने वाले को समझ में आ जाता है कि ये है। अब ऐसा भी हो सकता है साइक्लोब्यूटेन, ये तो एक मिथाइल ग्रुप लग गया भाई गलती से, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये साइक्लोपेंटेन हो गया,
ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ऐसे करके आप बना सकते हो। एक्सक्यूज मी। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम होके रिंग बनता है? 3। ठीक है। फिफ्थ बी इसका लिख लेते हैं, जो अभी एक बच्चे ने आंसर दिया था कि कार्बन कैन फॉर्म द एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, इसमें मिनिमम 6 होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक, एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग, है ना, प्लीजेंट ऑर्डर। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या आता है? बेंजीन। बेंजीन का पता है सब लोगों को? Yes, ma'am. इसको बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6 और H6। तो यहाँ पे CH होता है हर जगह। और ये, हाँ बिल्कुल ठीक है वेदांत, फॉर्मूला तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड। और तीसरा मैंने लिखा था हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हिट्रोसाइक्लिक क्या होगा, कौन बताएगा? मैंने स्टार्ट ऑफ द क्लास में बताए हैं ये। हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बन के कौन से होंगे, जरा गैस मारो, जल्दी बताओ जल्दी। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे? मैम सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाँ बिल्कुल। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट हिट्रो होगा, जैसे इस बच्चे ने भी बताया, ऐसे कंपाउंड बना सकता है तो बाकी जगह तो कार्बन ही है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बोला था ना फैमिली के बाहर के मेंबर आ जाएंगे। ये भी हो सकता है। ठीक है। और हैलोजन के साथ भी कंपाउंड बना सकता है, रिंग वाले नहीं, सिंपल। तो ये डिफरेंट टाइप पे कंपाउंड बना सकता है कार्बन। और भी काफी स्पेशल चीजें हैं, पर ये तो मेन 4 हैं जो एनसीईआरटी बताती है। तो अब समझ में आया क्या क्या समझ में आया? चलो मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? जल्दी जल्दी, किसकी स्टडी कार्बन है? एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, कार्बन किस किस के साथ कंपाउंड बनाता है? मानसी ठाकुर, किस किस के साथ कार्बन कंपाउंड बनाता है? इतना टाइम लगाओगे तो रिवीजन नहीं होएगा फिर। कार्बन कार्बन के साथ बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो जब कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बनाए ना, तो उसको बोलते हैं कि ये तो अपनी फैमिली हो गई, बाकी हिट्रो के साथ बना सकता है, जिसमें सन का फॉर्मूला और एक्स आएगा। कार्बन इतना अच्छा, पोलर नॉन पोलर कैसे डिसाइड किया? जब भी हिट्रो के साथ बनेगा तो वो नॉन पोलर है, सॉरी। और जब आपकी अपनी फैमिली है तो वो नॉन पोलर है, और वो 100% कोवलेंट रहता है। बाकी कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? सबसे पहले तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये टेट्रावेलेंट है। उसके बाद कार्बन कैटिनेशन देता है, उसके बाद कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, डबल ट्रिपल। उसके बाद कार्बन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए कार्बन की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है मेन पोर्शन इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का आज वाले। तो बेटा मैं ना यहाँ पे तुम्हें 2 वर्ड बना रही हूँ, 2 वर्ड लिख रही हूँ, और उसके बाद मैं ये जो भी पेज पे अब मैं लिखूंगी ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी हैप्पी अगर आप लोग कॉपी पेन साथ में रखोगे और साथ साथ ये चीजें छोटी छोटी हैं, आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है। अब जो आपकी ऑर्गेनिक है ना, उसमें आते हैं रिएक्शन, है ना। क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन तो हमने ले ली, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अच्छा देखो, हम अपनी लाइफ में जब सरवाइव करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में जो भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे मुझे कुछ चाहिए मार्केट से, है ना, आई वांट टू बाय सम बॉटल, वाटर बॉटल, तो आई हैव टू पे द मनी, है ना। या मेरे पास एक्स्ट्रा बॉटल है तो आई हैव टू सेल द बॉटल एंड आई एम गेटिंग द मनी। तो ऑल द यू कैन से एक्सचेंजेस, ऑल द ट्रांजेक्शंस गो थ्रू द मनी, है ना। आजकल तो बार्टर सिस्टम नहीं चलता था, पहले तो बार्टर होता था, भाई हमसे गेहूं ले लो, हमें ये दे दो, समझ रहे हो ना इस बात को। एक्सचेंज चलता था, आजकल तो सारा कुछ होता है थ्रू द मनी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को, जो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट 11th 12th या जेई वाले आते हैं, तो ये बात उनको सबको रटी होती है कि जो रोल हमारी लाइफ में मनी प्ले करता है ना बेटा, वही रोल ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन्स प्ले करते हैं। जैसे एक होता है मनी का डोनर, एक होता है मनी का एक्सेप्टर, है ना। ऐसा ही तो होता है। आप स्कूल भी जाते हो तो आप फी के विद रिस्पेक्ट टू डोनर हो, स्कूल एक्सेप्टर है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? तो कोई भी आप मतलब एक्सचेंज ले लो, कोई भी रिएक्शन ले लो अपनी लाइफ का, तो ऐसे ही होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन किन 2 चीजों के बीच में होगा बताओ? अपनी लैंग्वेज में हम उसे बायर एंड सेलर बोलते हैं ना। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक तो होगा तुम्हारा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा कौन होगा बताओ?
Acceptor. acceptor, वेरी गुड। दूसरा होगा एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बस ऑर्गेनिक में ना इनके टेक्निकल नेम है। जैसे जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चा? रिपीट करो। Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। इस वर्ड को ना हम तोड़ेंगे बेटा। जब इस वर्ड को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? एक तो होगा न्यूक्लियस और साथ में होगा फाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसमें क्या लिखेंगे बेटा जी? इलेक्ट्रो प्लस फाइल। और फाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, हाँ, लविंग। यहाँ पे भी फाइल का मीनिंग क्या होता है? लविंग। बाकी इतने तो तुम समझदार हो कि सब बच्चों को पता है कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लविंग कौन होगा? पॉजिटिव लव कौन करेगा? पॉजिटिव को लव वही करेगा ना जो खुद नेगेटिव होगा। सही कह रही हूँ मैं या नहीं? और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ना गहराई से सोचना है। इसे हम ऐसे बोलेंगे कि जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे भैया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो डोनेट करेगा ना। अब उस पे नेगेटिव चार्ज है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है ना भी चार्ज हो, पर इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो डोनेट करेगा। सही कहानी बता रही हूँ मैं? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? थम्स अप दो मुझे जितना मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड वाला समझ में आया। चलो जल्दी। अरे किसी को नहीं आया क्या? राधिका गुप्ता को आया, सिमरन को आया, एक बच्चा अविनाश है उसको आया, और किसी को नहीं आया। भाई ऐसे मत करो तुम। सभी को आया नहीं आया? सिमरन को आ गया, वेदांत जी को आ गया। चलो गुड 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 गोइंग। अब इधर आओ। इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चा? नेगेटिव। Negative. अब नेगेटिव लविंग कौन हुआ? नेगेटिव लविंग वो हुआ जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमारी कहानी थोड़ी गहराई से जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, पर हमें इतना पता है कि जो क्या होगा, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई आज की डेट में हमें इतना समझ आया कि ऑर्गेनिक में होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी दो स्पीशीज के बीच में होता है? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। न्यूक्लियोफाइल है देने वाला, इलेक्ट्रोफाइल है लेने वाला। और हमेशा इसको लिखेंगे कि जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को मैं NU डाल के डॉट लगा देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि इस पे इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस लगा देती हूँ ताकि तुम्हें ये आइडिया रहे कि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ठीक है? तो हमेशा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा? न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक सीखनी है ना, तो एक तुम टिप ले लो। ये जो एक मैं अभी आपको बात बता रही हूँ ना, ये 100% वैलिड है। तुम जितनी मर्जी ऑर्गेनिक कर लेना। जब भी तुम्हारे पास कोई केमिकल रिएक्शन सॉल्व करने के लिए आता है जेई नीट में, मैं वो क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो जेई नीट में प्रॉपर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला काम, अगर तुमने पेपर में जाके ये कर दिया कि जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, कि मैं उस पर ये दिमाग लगाऊं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और अगर ये तुमने सही कर दिया ना, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि तुम्हें रिएजेंट के रोल भी करने पड़ते हैं, पर ये अगर नहीं चूज किया और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, फिर कभी क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। सबसे पहले क्वेश्चन में डिसाइड करना यही बात की ऑर्गेनिक होती है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। देने वाला डोनर न्यूक्लियोफाइल होगा, लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सबसे पहला काम है कि न्यूक्लियोफाइल ढूंढो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो कौन है, फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करो। समझ आई बात के नहीं आई? कहानी सेट हो रही नहीं हो रही? बताओ। अरे तुम हाँ ना नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा बेटा? यस और नो? yes ma'am, चलो वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम, यस मैम। चलो ओके जी, फिर यस मैम है तो आगे बढ़ो। चलाओ अपनी गाड़ी आगे। अच्छा, अब थोड़ा सा एक स्टेप हम और बढ़ेंगे। तभी मैं कह रही हूँ ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, तो आपको बहुत सिंसियरिटी से इसको सीखना पड़ेगा। फिर देखो 12 की ऑर्गेनिक कैसे भागती है। अच्छा सुनो इस बात को। बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये कि न्यूक्लियोफाइल, यहां से तुम्हें एक जिंदगी की और सच्चाई पता लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे ढूंढना है, जैसे मैंने तुम्हें बोर्ड पे ना 4 स्पीशीज लिख देती हूँ। पहली स्पीशीज लिख दी NH3। कितने बच्चों को NH3 का नाम पता है? 11th के पेपर देख अमोनिया। रहे हो? हाँ बिल्कुल, अमोनिया। दूसरी स्पीशीज मैंने लिख दी ये। कितने बच्चों को इसका नाम पता है? अमोनिया, अमोनिया, ठीक है जी। वेदांत, अविनाश, हाँ बिल्कुल। इथीन है इसका नाम IUPAC में। और कॉमन में इसका नाम है, कोई बता सकता है इसका कॉमन में क्या नाम है? मैम फिनाइल। एसिटाइल। इथिलीन, एसिटिलीन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, इथिलीन बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कॉमन नेम है। और तीसरी स्पीशीज हम लिख देते हैं तुम्हारा फेवरेट हाइड्रोजन। और चौथी स्पीशीज हम लिख देते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कुछ कुछ लगा दो जैसे CH3CH। तो ये 4 स्पीशीज मैंने लगा दी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, जितनी तुम्हें 11th क्लास की नॉलेज है, जितनी भी, बस तुम्हें इतना पता लग गया ना कि कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐसे होते हैं, डोनर एंड एक्सेप्टर, इतना तो पता लग गया। अब तुम्हें ना जितनी भी नॉलेज है, क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ नंबर नहीं देने वाली हूँ, +1 -+4 और -1 नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें ना इनमें से ना मुझे कैटेगराइज करके बताना है रीजन के साथ, क्योंकि मुझे तुम्हारे दिमाग की केमिस्ट्री थोड़ी सी पकड़नी है कि न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे और इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे। तब हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। Which out of these is a nucleophile and which out of these is a electrophile? You have to tell. चलो आप चैट बॉक्स में ऐसे टाइप कर सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल में AB जाएगा या CD जाएगा, इस तरह से। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ, चलो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। 1 मिनट में आप करो जरा फटाफट। जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। एक बच्चे का आंसर आया है, मैंने एक को तो नहीं किया ना? दो का आंसर है। अरे ऐसे बीच में आप बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा जी। 3 आंसर, 4 आंसर हमारे पास आए हैं। सिमरन का ये आंसर क्या है? IN इन न्यूक्लियोफाइल, ये कैसे समझूंगी मैं? चलो लेट्स टेक द सॉल्यूशन की क्या ज्ञान मिला हमें। न्यूक्लियोफाइल में एक और आंसर आया है, पढ़ने दो। मानसी कह रहा है A इज इलेक्ट्रोफाइल कह रही है, और दीपाल न्यूक्लियोफाइल रेडी। चलो एनी हाउ वॉट एवर द आंसर यू आर गिविंग, नाउ चेक योर आंसर्स। कितने बच्चों को लगता है कि अमोनिया न्यूक्लियोफाइल में जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा? अमोनिया के बारे में बताओ बेटे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। कितने बच्चों को लग रहा है कि रिपीट ही कर रही हूँ, अविनाश अभी कुछ बताया ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल, कितने बच्चों को लग रहा है कि अमोनिया न्यूक्लियोफाइल में जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा? अगर तुम अपनी केमिस्ट्री डिस्कस करोगे ना तभी तो गलती सही पता लगेगा। मैम इलेक्ट्रोफाइल। कारण क्या होगा फिर इसका? रीजन क्या होगा? अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ना 3 स्टूडेंट लेते हैं। एक काव्या, मेरी स्क्रीन पे जो जो आ रहे हैं, एक मानसी और एक मनोज। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, काव्या के पास है 2 लाख, मानसी के पास है 3 लाख, और मनोज के पास है 4 लाख। ठीक है,
अब अगर कोई बिजनेस काव्या और मानसी के बीच में होता है तो इसमें कौन डोनेट करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा, बताओ। डोनर कौन होगा और एक्सेप्टर कौन होगा, जल्दी। मैम मानसी डोनर मानसी डोनर एंड मानसी काव्या डोनर। ठीक एक्सेप्टर। है, मानसी डोनर और काव्या एक्सेप्टर। तुमने आंसर दिया, मैंने तो भैया नहीं दिया। चलो, अब मैम यही काव्या बिजनेस। डोनर और मानसी एक्सेप्टर होगी। काव्या की डोनर होगी, काव्या के पास तो कम है, काव्या तो लेगी, कम है उसके पास। ठीक है, चलो अब मानसी और मनोज में अगर रिएक्शन होता है या कोई बिजनेस डील होती है तो इसके पास एक्सेस ऑफ मनी है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि कोई कंजूस है पैसे नहीं दे रहा, ये बात नहीं लेके चलेंगे। बस जिसके पास ज्यादा है वो डोनेट करेगा, जिसके पास नहीं है वो लेगा, सीधी सी बात है, कम है। अब बच्चा इसमें मनोज जी क्या होंगे, डोनर, और मानसी क्या, डोनर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। तुमने एक बार नोट करी, अब मानसी पहले क्या थी, डोनर, अब मानसी क्या बन गई, एक्सेप्टर। बस जो एक्सेप्टर। आपकी जिंदगी में हो रहा है ना वही सेम ऑर्गेनिक में होता है। तो जब मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा ना तो तुम्हें मुझे आंसर देना ऐसे चाहिए था कि मैडम किसके विद रिस्पेक्ट टू आप पूछ रहे हो। तो अब मैं जो आपको करवाने जा रही हूँ वो एक गोल्डन लाइन है। जैसे तुमने पढ़ा ना कि ऑर्गेनिक में होते हैं रिएक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन, कि एवरी स्पीशीज, ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरी स्पीशीज कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल or the nucleophile. It depends upon the other species with which it is combining. It depends on the other species with which it is combining. ये दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड करेगी जिसके साथ ये क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। यानी कि ये रिलेटिव फिनोमिना है बच्चा जी, ये अकेले का गेम नहीं है। तो अब ना मैं थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर देती हूँ। देखो, पहली स्पीशीज थी NH3, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज थी तुम्हारी एल्कीन, तीसरी स्पीशीज थी हाइड्रोजन, और चौथी स्पीशीज थी ये वाली, कार्बोनिल था ग्रुप ऐसे, और ये। अब ना इन स्पीशीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका जर्नल समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या कहते हो, सही है या नहीं? सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ या ना? अरे बोलते ही नहीं। तो अगर सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा तो सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होगा, टूटेगा जल्दी नहीं। यस मैम। घर की तिजोरी के अंदर में पैसे रखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो तो चोरी नहीं हो सकते, तो सिग्मा बॉन्ड का वो हाल है। ठीक है, सबसे स्टेबल है, तो स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लो। मानते हो कि नहीं इस बात को? यस मैम। इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पाई थोड़ा सा वीक है तो इसकी एनर्जी उससे ऊपर होगी, सही कह रही हूँ क्या मैं? यस मैम। उसके बाद आते हैं तुम्हारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो तुम्हारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो ऐसे डॉट ले गए हुए हैं, इसको बोलते हैं एनबी। एनबी का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। समझ रहे हो बात को? और इससे भी ऊपर मैम। होते हैं नॉन बॉन्डिंग भी है और ऊपर माइनस का निशान भी है, जैसे ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन हो जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। तो बिंदियां भी लगी हुई हैं और नेगेटिव भी है, तो ये एनर्जी पैटर्न है। अब मुझे बताना, इन चारों टाइप के बॉन्ड में अगर चारों में इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? सच में बताना जरा, कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है? NB नेगेटिव। हाँ शाबाश। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सिग्मा। हाँ वेरी गुड। तो जब आपकी डोनर एबिलिटी चेक करी जाएगी ना, तो जो सबसे अनस्टेबल है ना वो सबसे पहले भागेंगे। यस, सबसे अनस्टेबल कौन से थे बेटा? NB नेगेटिव। उसके बाद कौन से थे? NB। मुझे यहाँ पे अलग कलर यूज कर लेना चाहिए। उसके बाद कौन से जाएंगे? पाई। पाई। और लास्ट में कौन से जाएंगे? सिग्मा। सिग्मा। ये तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक सीखनी है,
ये चीज तुम याद कर लो, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का सिलेक्शन कभी गलत नहीं होगा। क्या समझे मेरी बात को? फिर से आओ वापस। मैडम आपने तो हमें डरा दिया, डराएंगे हम तुम्हें बिल्कुल नहीं। बताओ, देखो वापस से आओ। ऑर्गेनिक में क्या होता है? जल्दी से। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. अच्छा इधर देखो, आपको मेरी मतलब स्क्रीन पे जो मेरी पिक्चर आ रही है वो विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा देखो, अब मेरे हैंड का एक्शन देखना। इफ आई एम डोनेटिंग समथिंग तो मैं ऐसे हैंड करूंगी, हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, इफ ma'am. आई एम एक्सेप्टिंग समथिंग तो मैं ऐसे हैंड करूंगी नीचे, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जिसकी एनर्जी हाई है, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला भगवान गॉड, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, तो ma'am. देने वाले की एनर्जी हमेशा हाई होती है और लेने वाले की एनर्जी हमेशा। Low. फिर से एक्शन देखो। डोनर क्या होगा? हमेशा ऊपर है ना मेरा हाथ, डोनेट करने वाला। ये मैं पेन दे रही हूँ तुम्हें, आई एम गिविंग द पेन, हाउ यू विल होल्ड इट? नीचे से, है ना, ऐसे थोड़ा पकड़ोगे। तो डोनर हमेशा हाई एनर्जी का होगा और लेने वाला हमेशा लो एनर्जी का। डोनर से तुम भगवान को याद रखो, डोनर जो भी होगा वो हाई एनर्जी का, और एक्सेप्टर जो भी होगा वो लो एनर्जी Low का। energy. अविनाश क्या हो गया तुम्हें? मैम बैक हो गई थी, रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दूं बेटा? वही तो बात बोली जा रही हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा अपने कनेक्शन को स्टेबल भी रखना है। फिर से बता रही हूँ मैं, ये तो मैं पिछले स्लाइड पे आ गई। अविनाश तुम चिंता मत करो। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक देने वाला एक लेने वाला होगा। देने वाला एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेने वाला डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इनमें ढूंढना था तो तुम्हें आंसर नहीं देना था। क्यों नहीं देना था? कोई भी डोनर हो सकता है, कोई भी एक्सेप्टर हो सकता है। ये साथ वाले पे डिपेंड करता है। मैम बारिश लगी है तो तभी नहीं है आज सिग्नल। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो इसमें आपको तभी आंसर देना है जब साथ वाला पता हो, है ना। जैसे हमने मानसी, काव्या और पता नहीं एक बच्चा और था हमारा मनोज, उसका कंपैरिजन किया था। तो दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड करता है। चलो अब कैसे डिसाइड करेंगे डोनर कौन ज्यादा होगा? मैंने एक एनर्जी ऑर्डर रखवाया और एनर्जी ऑर्डर में बोला जो सबसे ऊपर है वो देने वाला होगा। तो सबसे ऊपर कौन था? NB नेगेटिव। उसके बाद कौन था? NB। उसके बाद कौन था? पाई। उसके बाद Pi. कौन था? सिग्मा। अब तुम पहले ना इसमें से डोनर लिख लो कौन कौन सा लेवल है। इस पे बिंदियां लगी हुई हैं, डॉट्स लगे हुए हैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे नॉन Yes, बॉन्डिंग ma'am. लिख दो, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर तो यही होगा। भैया इनमें से सबसे ज्यादा तो हाई एनर्जी NB की होगी ना, तो NB डोनर होगा। हाँ जी, नहीं जी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसमें सिग्मा भी है, पाई भी है। तो सिग्मा तो नहीं देगा, कौन देगा? Pi. Pi. शाबाश, वेरी गुड। तो ये पाई डोनर होगा। इसको तो बेचारे को क्या कहोगे, गरीब बंदा, इसके पास है ही सिग्मा। अब इसके पास भी बिंदियां लगी हुई हैं, तो ये भी क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग। Can be. अच्छा मुझे बताओ, इन सभी में से सबसे घटिया डोनर कौन होगा? Sigma. So नहीं, सिग्मा नहीं, नाम बता मॉलिक्यूल का बेटा। Ma'am, H2. 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 शाबाश शाबाश। चलो क्लैप फॉर योरसेल्फ, टैप योर बैक। फर्स्ट आंसर सही। डोनर एबिलिटी सबसे कम H2 की। उससे ज्यादा किसकी है? Pi. Pi. तुम पाई थोड़ा बोलोगे, मॉलिक्यूल बोलो। Ethane. तुम बोलो मैडम Ethyl. C2H4। इथीन या इथाइन, थोड़ा वो इथीन है, C2H4। इसके बाद मैडम हम स्टक कर गए। उसके बाद भी तुम्हारे पास आंसर है। इसमें भी नॉन बॉन्डिंग है, इसमें भी नॉन बॉन्डिंग है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? Nitrogen. Night. नो 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 नो, क्या गड़बड़ कर रहे Oxygen. हो? Oxygen. हाँ, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो तो बुक्खड़ होगा, वो थोड़ा अच्छे से देगा। तो फिर कौन देगा? सबसे ज्यादा अच्छा डोनर कौन होगा? अमोनिया। Ammonia. और Yeah. इसके बाद आएगा ये। तो ये आ गई तुम्हारी डोनर एबिलिटी। अब मेरे को हैंड रेस करके बताओ कि ये जो मैंने डोनर एबिलिटी और डायग्राम बताई है और जो सारा इस पेज पे लिखा है, वो कितने बच्चों को समझ नहीं आया है? अच्छा चलो, इट्स ओके। आया किस किस को है वो बता दो। हाँ जी कि नहीं जी? मानसी जी को आ गया है, राधिका गुप्ता को आ गया है, एक बच्चे का थम्स अप भी आया है, वो नहीं दिख रहा हमें कौन बच्चा है ये। डिम्पल को आ गया। बस 3 बच्चों को आया है क्लास में, ऐसे मत करो भाई। अभी तो तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में सिखाया है। पलक को आ गया है।
और हिमेश को भी आ गया, अंजना को भी आ गया। अच्छा चलो, बिना डरे बिना दिमाग में पॉइंट रखे, जिसको नहीं आया वो बताओ। इसमें देखो वो वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर नहीं आया ना तो फिर अगला काम नहीं बनेगा। रिपीट वेदांत, ठीक है वेदांत जी चलते हैं, फिर तुम्हारे लिए रिपीट करते हैं। कभी भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को सेलेक्ट करना है तो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, आपको ये रिलेटिव देखना पड़ेगा, रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन न्यूक्लियोफाइल होगा। सही बात है क्या? सही कहा मैंने? सही कहा मैडम। अब अगर इनमें चेक किया जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा। सिग्मा सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे स्टेबल है, और हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं, जो जितना स्टेबल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो सिग्मा की एनर्जी सबसे कम होगी, पाई उससे थोड़ा ऊपर जाएगा, नॉन बॉन्डिंग उससे ऊपर जाएगा, और कई बार नॉन बॉन्डिंग के साथ नेगेटिव चार्ज भी होता है तो वो सबसे ऊपर जाएगा। तो ये इनका एनर्जी ऑर्डर है, मतलब ऊपर को एनर्जी बढ़ती है। तो मैंने ये बोला था कि जो जितनी हाई एनर्जी का उतना अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो वो फटाफट दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अब इसमें से डोनर एटम लिख लिया। अब इसमें देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डॉट्स वाले, तो ये नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें कहाँ से देगा? पाई से। सिग्मा भी है पाई भी है, पर पाई से देगा ना, सिग्मा तो लो एनर्जी का है। यहाँ पे कौन सा देगा? हाई एनर्जी देखना होता है, यहाँ पे तो सिग्मा ही है। यहाँ पे कौन से देगा? नॉन बॉन्डिंग से। तो सबसे अच्छा डोनर वो होता है जो देता है नॉन बॉन्डिंग से। पर नॉन बॉन्डिंग में दो थे, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा कम डोनेट करेगा, अमोनिया ज्यादा करेगा। और उसके बाद C2H4 आएगा और लास्ट में आएगा H2। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन हो गया इसमें, तुम्हारे पास रिएक्शन ऐसे आ गया पेपर में। अरे भाई नीचे जाओ तुम, तुम्हारे पास इसमें रिएक्शन आ गया। अब तुम क्वेश्चन कभी नहीं गलत करोगे। तुम्हें मैंने क्या सिखाया कि जब रिएक्शन आए तो तुम क्या सोचना, पहले कौन बताएगा? जब मैंने क्या बोला था, जब कोई रिएक्शन आए तो सबसे पहले तुम्हें क्या ढूंढना है, बताओ जरा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से? वेरी गुड वेरी गुड। कौन हो आप, क्या नाम है तुम्हारा? मैम राधिका गुप्ता। राधिका गुप्ता का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, वेल डन बच्चा। अमोनिया और हाइड्रोजन में राधिका बताओ जरा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? मैम अमोनी। शाबाश। तुम्हें कैसे पता बेटा? मैम क्योंकि ये डोनर है। कौन सा मतलब डोनर है ये? क्या है इसके पास डोनेट करने के लिए? मैम ये नॉन हाँ, नॉन बॉन्डिंग है ना इसमें, इसलिए वेरी ये गुड वेरी गुड। अब देखो राधिका को कितने अच्छे से समझ आया। अमोनिया में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसने झट से गैस कर लिया कि ये तो अच्छा डोनर होगा। तो अगर ये डोनर बन गया तो दूसरे के पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, वो अब क्या बनेगा फिर? एक्सेप्टर। इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, अब आ गया ना तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना। अब अगला क्वेश्चन मनोज बताएगा। मनोज जी आपको आंसर देना है इसमें। मनोज बेटा ये क्या है और ये क्या है? जल्दी। ऐसे थोड़ा ना माइक बंद करके बैठ जाना कि हम तो बोलेंगे ही नहीं, आप पूछते चलो। वेदांत तुम बताओ। ये गलत बात है। टेल मी वेदांत। अच्छा कौन बताना चाहता है अपनी इच्छा से? कोई भी नहीं है केमिस्ट्री में अपने? यस मैम। यस मैम न्यूक्लियोफाइल अमोनिया होगा। NH3 न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये जो C डबल बॉन्ड होगा ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। बिल्कुल सही आंसर है। NH3 के पास क्या है देने के लिए? नॉन बॉन्डिंग, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल होगा। इसके पास देने के लिए क्या है? पाई बॉन्ड। और कौन सा बेटर डोनर होता है? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बेंडिंग। तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो हमेशा आपको ऊपर वाले का उल्टा कर दो मैम अविनाश, ठीक है बेटा। अब आ गया आपके पास ये वाला लास्ट वाला। तो मैंने तभी तो बोला है कि कोई कुछ भी एक्ट कर सकता है, आपको बस साथ वाले को देखना है। एक आ गया ये और एक आ गया ये, इसमें बताओ नॉन बॉन्डिंग है तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये इसमें क्या एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन और रिएक्शन क्या है, क्या मैकेनिज्म होगा, वो हम आपको सिखा देंगे, वो आगे आता जाएगा, बट इतना समझ में आना जरूरी है। हाँ जी, अब कितने बच्चों को समझ में आई है मेरी बात जो मैंने समझाई है, बताओ तो जरा। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? एक बच्चे को समझ में आ गया है?
बाकी बच्चों को क्यों नहीं समझ में आया भाई? एक आंसर आया, यस मैम, पलक को भी समझ में आते हैं। चलो जी, गुड गोइंग। तो ये है बेस। अगर आपको ये बातें आती हैं तो आप काम कर सकते हो ऑर्गेनिक में। अगर आपको बेस नहीं आता तो बस तुम जिसको बोलते हैं ना कि एक तरह से गैस ही मारते रहोगे कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चलो जी, अब थोड़ा सा आपको कुछ पूछ लेते हैं ताकि हमें पता लगे। एनबी वाला भी करवा दो एक क्वेश्चन प्लीज। कौन से एनबी वाला? मैम NB नेगेटिव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, करवा देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है बेटा, या एक ऐसा है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव है, इसका नाम है एसीटेट आयन, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। या तुम्हारे पास हो सकता है NH2 3 4 5 6 1 नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन है, या चलो तीन ही ले लेते हैं। अब ये तीनों में देखो सबके ऊपर डॉट्स हैं और नेगेटिव चार्ज है। मैम सिग्नल नहीं आ रहा सही से, तो ध्यान रखा करो ना सिग्नल का भाई, सारा डाटा बचा के रखा करो क्लास के लिए। अब बच्चा इसमें भी देखो नॉन बॉन्डिंग है और नेगेटिव है, यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग है और नेगेटिव है, यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग है और नेगेटिव है, तो ये तो सबसे बढ़िया डोनर है। पर मैडम इन तीनों में से कैसे डिसाइड करेंगे? इन तीनों में से ऐसे डिसाइड करेंगे, अगर सारे ही नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव हैं तो सबसे कम एनर्जी होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। फिर उस सॉरी, पहले फ्लोरीन आएगा ना, फिर आएगा ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे। तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आएगा नाइट्रोजन और उसके बाद आएगा कार्बन। तो तुम्हें इस टेबल को यूज करके गैस करना है कि कौन अच्छा डोनर होगा। अब देखो एनर्जी का पैटर्न वही है, देने वाले का हाथ ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर तुम्हें सारे ही एनबी नेगेटिव मिल गए तो सबसे बढ़िया डोनर कौन है? कार्बन, उसके बाद कौन है? नाइट्रोजन, फिर कौन है? ऑक्सीजन, और सबसे घटिया ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब इसमें सबसे बढ़िया डोनर कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि बाकी दोनों में तो कौन है? ऑक्सीजन है। तो सबसे अच्छा डोनर होगा ये डोनर एबिलिटी। क्या कहते हो? अब बाकी दोनों में कैसे करेंगे मैडम? बाकी दोनों में भी करवा देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज घूमने फिरने चला गया दो ऑक्सीजन के ऊपर, तो है ही नहीं अवेलेबल, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन पे आएगा, तो ये सबसे पुअर डोनर होगा। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन वर्ड जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है, वैसे तो मैं 12th में बहुत सिखाऊंगी इसे, इसे रेजोनेंस से याद रखो, इसमें रेजोनेंस हो जाता है। और दो ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम बड़े अच्छे से नेगेटिव को संभाल लेती हैं। तो अगर घर में ही पैसा कंज्यूम हो गया तो दूसरे के पास थोड़ा ना जाएगा, तो पैसा कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो घर में ही लग गए, तो बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, बाकी ये पैसा किसको देता है? कार्बन को देता है, और कार्बन इतना अच्छे से लेता नहीं है। तो इस केस में सबसे अच्छा डोनर ये होगा और सबसे वीक ये होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और बीच में आएगा फिनॉक्साइड। ये है NB नेगेटिव की एग्जांपल। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जहां पे आपके पास लॉन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, उसे बोलते हैं कि ये NB नेगेटिव है। क्या कहते हो, सही है नहीं है? ठीक है, वो NB नेगेटिव है। उसके बाद कैसे डिसाइड करेंगे अगर सारे ही NB नेगेटिव आ गए? तो उसके लिए भी बहुत अच्छा फंडा। उसमें क्या करो, आप एक एनर्जी पैटर्न देख लो। सबसे कम एनर्जी F की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। और बाकी आपको बात सिखाई है कि जितनी एनर्जी हाई उतना अच्छा डोनर, क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो सबसे अच्छा डोनर होगा कार्बन। कार्बन इस क्वेश्चन में है नहीं। दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आएगा सबसे पहले। उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन दोनों में था, पर पहले वाले में दो ऑक्सीजन थे तो घर का पैसा घर पे ही लग गया रेजोनेंस से, तो वो सबसे पुअर डोनर है, वो दूसरे को क्या देगा? तो बीच वाला आ गया, फिनॉक्साइड आया। बताओ समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? Yes, ma'am. सभी बच्चों को समझ में आई? चलो, अगर सभी बच्चों को समझ में आई है ये बात, तो ये क्वेश्चन करके बताओ। Among the following species, one which is
नॉन पोलर इज, उसमें टाइप करना पोल में, मैं देती हूँ नॉन पोलर इज। चलो दो आंसर फटाफट सभी को देना है, एक बच्चे के आंसर देने से कुछ नहीं होता, तभी तो मुझे पता लगेगा तुम्हें समझ में आया नहीं आया। हाँ जी, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, तो लेट्स चेक आउट देयर आंसर। अच्छा ठीक है राधिका, नो प्रॉब्लम। बहुत मिक्सचर से आंसर है, ज्यादा क्लियर नहीं है तुम लोगों को, ऑलमोस्ट सेम सेम आंसर दे रहे हो तुम। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो तुम्हें तो झट से इस क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए। वाटर की स्ट्रक्चर देखो ऐसे होती है, ऐसे, तो इसमें नेट कैंसिलेशन थोड़ा होता है, देखो चार्ज आएगा ही आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। और ये जो लॉन पेयर हैं दोनों, इनका भी ऊपर को जाता है एरो, एरो की डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है ना, तो ये तो नॉन पोलर नहीं हुआ। HF को देखो, HF तो बच्चा भी बता देता, पता नहीं किन कैसे बच्चों ने HF आंसर दे दिया तुम लोगों ने। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नॉन पोलर कैसे होगा, तो हद से गलत आंसर है। CHCl3 भी तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा था ना, ये कैसे नॉन पोलर हो जाएगा बताओ। 3 इधर को है, 1 इधर को है, तो ये तो सारा ही आंसर नीचे को आ रहा है। CO2 की कहानी अलग है, CO2 में ऐसे है, तो तुम देखो ना, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर को होगी उतनी इधर को होगी, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में, ये वाला एरो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट भी 0 आती है, और ये कंपाउंड में कोई चार्ज कभी भी नहीं आता, क्योंकि ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो ये आंसर आना था बी। तुम लोगों ने वाटर भी लिखा हुआ है, HF भी लिखा हुआ है, CHCl3 भी लिखा हुआ है, तो ये तो गलत बात है भाई। समझ में आया पोलर नॉन पोलर या नहीं? यस मैम। यस अच्छा, सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी है, बताओ जरा मुझे। कार्बोनेट इट्स कंपाउंड। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन क्या रोल प्ले करते हैं, जो हमारी लाइफ में कौन प्ले करता है? हमारी लाइफ में जो रोल पैसा प्ले करता है, मनी प्ले करता है। अच्छा, और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, बोलो। पॉजिटिव चार्ज लविंग। इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। डोनर बस बस, मैम। जो देने वाला है, जो डोनर है वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और कैसे सिलेक्ट करते हैं, NB नेगेटिव सबसे अच्छा डोनर और सिग्मा सबसे बैड डोनर। ठीक है, डन बेटा जी। यस मैम। चलिए जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल